नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कृष्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो, कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है। उम्मीद रखता हूं कि बड़े मजे से घर पर बैठकर उत्कर्ष के साथ अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग लाडलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? आ जाइए फिर महामैराथन क्लास का जो आगाज किया था हम लोगों ने और प्रारंभ किया था हम लोगों ने पाठ संसाधन एवं विकास। उस संसाधन और विकास की यात्रा के अंदर लाडलो हम लोगों ने देखा था संसाधन क्या होता है, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। और उसी कड़ी में फिर हम लोगों ने मुख्य रूप से बात की थी भू संसाधन के बारे में, भूमि के उपयोग के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। और साथ साथ ही हम लोगों ने भूमि के निम्नीकरण और भूमि के संरक्षण के बारे में भी बात कर ली थी। उसके बाद अब हम लोगों को बात करनी किसके बारे में है? अब देखो, भूमि के ऊपर ही एक पट्टी या एक हम कहें तो प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है मृदा, पृथ्वी के ऊपरी भाग जो होता है उस भूमि के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? उसके ऊपरी भाग को कहा जाता है मृदा। तो आज बात करनी हम लोगों को मिट्टी के बारे में या मृदा के बारे में। देखो, मिट्टी और मृदा के बारे में हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोगों ने कुछ बात प्रारंभ कर दी थी और हम लोगों ने मिट्टियों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया था। वाह, क्या बात है, क्या बात है लाडलो, गणी गणी खम्मा आप सबने। ठीक है, तो तैयार हो। आज मिट्टियों के बारे में हम लोग बात करेंगे और मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। मिट्टी होती क्या है, क्यों उपयोगी है। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लूं पहले, मैं प्रश्न आप लोगों से पूछ लूं पहले, मुझे पहले बता देना, मुझे बताना फटाफट फटाफट कमेंट्स करके कि ये जो मिट्टी है वो नवीकरणीय है या अनवीकरणीय। फटाफट फटाफट बता दो, मिट्टी जो है वो मिट्टी नवीकरणीय में आएगा या अनवीकरणीय में आएगा। मिट्टी कौन से संसाधन के अंदर काउंट किया जाएगा, नवीकरणीय या अनवीकरणीय? इस प्रश्न का उत्तर बता दो। देख रहा हूं कई सारे हमारे ड्रीम हंड्रेड्स वाले विद्यार्थी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, और मैं ईश्वर से यही काम प्रार्थना करता हूं और आप लोगों से ऐसी उम्मीद रखता हूं कि जो ड्रीम 100 का सपना आपने सजाया है ना, वो जरूर जरूर इस बार पूरा कर देना। लग जाना ऐसी मेहनत के ऊपर कि आपकी मेहनत के आगे किसी प्रकार की कोई बाधाएं आए वो टिक नहीं सके, वो रुक ना सके और आपका जो ड्रीम 100 का सपना है वो ड्रीम 100 का सपना जरूर जरूर साकार हो। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, मिट्टी जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। अच्छा, इसको नया बनाता कौन है? मिट्टी जो नई बनती है वो इसको नई बनाती कौन है? इसको एक तो बनाता है तापमान, दूसरा बनाती है चट्टानें, तीसरा बनाता है भूमि का दाब, चौथा बनाता है उस क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली जलवायु। तो ये सारे के सारे कारण होंगे, ये क्या करेंगे? ये मिट्टी को नया बनाने का कार्य करेंगे। तो भारत की मिट्टियों के बारे में बात करनी है और भारत की मिट्टियों के बारे में बात करनी तो हम लोगों को देखना है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से मिट्टियों के बारे में बात करें तो बताया जाता है भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये 6 प्रकार की जो मृदा पाई जाती है वो 6 प्रकार की मृदा है कौन सी? सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आती है पर्वत और वन मृदा। दूसरे नंबर पे देखें तो आती है जलोढ़ मृदा। तीसरे नंबर पे देखें तो आ रही है लाल और पीली मृदा। चौथे नंबर पे देखें तो आ रही है काली मृदा। पांचवें नंबर पे आ रही है लैटेराइट मृदा। और फिर छठे नंबर पे बात करें तो आती है मरुस्थलीय, या इस मरुस्थलीय को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शुष्क मृदा। तो प्यारे, मिट्टी कितने प्रकार की हुई? मिट्टी मुख्य रूप से हो गई 6 प्रकार की। मिट्टियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो जाती है? मिट्टियां हो जाती है हमारे भारत के अंदर 6 प्रकार की। मिट्टियां 6 प्रकार की कैसे बांटी हम लोगों ने, किस आधार पर बांटी हम लोगों ने इन मिट्टियों को? तो मिट्टियों को बांटा है हम लोगों ने उन्हें उनके गुणों के आधार पर, उनके रंग के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। गुण, रंग और उपयोगिता के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मिट्टियों को बांटा जा सकता है 6 भागों के अंदर।
और 6 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। उन 6 भागों के अंदर सबसे पहली मिट्टी जो हमारे पास में आ रही है, वो पहली मिट्टी कौन सी है? वो पहली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। 9th क्लास में आप लोगों ने ज्योग्राफी में एक पार्ट पढ़ा था, भारत का भौतिक स्वरूप। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? और उसी भारत के भौतिक स्वरूप के अनुसार आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे बताना भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। एक प्रश्न आप लोगों से, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? देखते हैं इसका उत्तर कितने जने दे देते हैं, क्योंकि 9th क्लास का प्रश्न है और बड़ा सरल प्रश्न है। हालांकि इस बार आप तो परीक्षा से बच गए, लेकिन मान लो एक परीक्षा यहां मेरी तरफ से हो रही है और मैं आप लोगों को परीक्षा के अंदर प्रश्न दे रहा हूं, भारत को कितने भौगोलिक भागों के अंदर बांटा गया है। और भारत के जो भौगोलिक भाग है, उन भौगोलिक भागों के नाम भी बताने हैं और साथ साथ में उनके प्रकार भी बताने। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, सब के सब एकदम सही उत्तर दे रहे हैं और इतने सारे सही उत्तर दे रहे हैं कि उनका नाम लेना भी यहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वाह लाडलों वाह। मतलब उत्कर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो हमेशा औरों से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इस बात को तुमने साबित कर दिया है, इस बात को तुमने प्रूफ कर दिया है। और धनाधन कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे परीक्षा हो चाहे ना हो, हमें तो हमारी पूरी तैयारी करनी है और वो पूरी तैयारी आपके कमेंट्स के माध्यम से दिख रही भी है। यानी भारत के भौगोलिक भाग जो थे वो 6 भाग थे। वेरी गुड। मैं इस मिट्टियों में जिस भाग के बारे में आप लोगों को बात करना चाहता हूं, दोनों को मिलाकर पढ़ा रहा हूं, सुनते जाइएगा साथ साथ में। तो 6 प्रकार की मिट्टियां होती, 6 प्रकार के अंदर सबसे पहली मिट्टियों की बात करें, पर्वतीय और वन मिट्टी। अब देखो पर्वत कहां है, भारत के अंदर पर्वत कहां है? तो भारत के पर्वत की बात करें तो भारत में पर्वत तो हिमालय वाला क्षेत्र है। मुख्य रूप से पर्वतीय भाग देखें भारत के अंदर तो भारत का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? हिमालय पर्वत वाला। तो यहां ये जो हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा यहां पर डार्क ग्रीन कलर जो किया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा क्षेत्र होगा? ये होगा पर्वतीय मिट्टी वाला क्षेत्र। और यहां पर ही जंगल ज्यादा है, तो ये क्या है? वन मिट्टी भी यहां पाई जाएगी। तो देखो ये पर्वतीय मिट्टी वाला क्षेत्र भी यही है और वन मिट्टी वाला क्षेत्र भी यही है। फिर दूसरी मिट्टी आती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। वेरी गुड। मैं देख रहा हूं कई लोग कह रहे हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, द्वीप समूह, दक्षिण का पठार, ये सारे और समुद्र तट्टे मैदान, ये पूरे के पूरे भाग आप लोग बता रहे हो। बहुत सही है, बहुत सही है। तो ध्यान रखना, पर्वत जहां पर होगा वहां पर मिट्टी कौन सी होगी? पर्वतीय मिट्टी। और पर्वत कहां है? हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर। तो हिमालय वाले क्षेत्र की जो मिट्टी होगी वो मिट्टी कौन सी होगी? पर्वतीय मिट्टी हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी बनेगी कैसे? देखो इसको नाम को समझ लो। इसके नाम को अगर आप समझ लोगे ना, उत्तर अपना दिमाग के अंदर आ जाएगा। जल प्लस ओढ़, जो जल से ढकी हुई हो, जो जल से बनी हुई हो, जो जल से निर्मित हो, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी जलोढ़। वो क्या कहलाएगी? उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा जलोढ़। अब जल कहां है? वैसे तो जल समुद्र में है, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पे अनुमान लगाएं तो ये हिमालय पर्वत है और इस हिमालय पर्वत से निकल निकल कर आ रही है ये नदियां। और हिमालय पर्वत से जो नदियां निकल निकल कर आ रही है, उन नदियों के द्वारा ला लाकर मैदानी क्षेत्र के अंदर मिट्टियां बिछा दी जाती है। वहां पर क्या किया जाता है? नदियां आती है, अपने साथ में मिट्टियां लाती है और उनको क्या करती है? बिछा देती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मैदानी क्षेत्र है, वो मैदानी क्षेत्र जिस मिट्टी से बना है वो कौन सी मिट्टी होगी? तो यहां हम देखें तो ये मिट्टी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। यहां तक क्लियर? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाएगा? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को कहा जाएगा जलोढ़ मिट्टी। यानी वो जल से, यानी नदियों के जल से लाकर बिछाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होगी। अब पहाड़ से आप कभी ऊंचे किसी पहाड़ पर या मिट्टी के टीले के ऊपर चढ़कर एकदम नीचे दौड़ने की कोशिश कीजिएगा, और जब आप दौड़ोगे तो आपकी गति बहुत तेज होगी, लेकिन जैसे जैसे ढाल कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी गति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और आपकी स्पीड धीमी पड़ती जाएगी। ऐसे ही नदियों के साथ में हो रही, पहाड़ों से आ रही, बड़ी तेज गति से आ रही, तो अपने साथ में जो भी आ रहा है उसको साथ में लेकर चल रही है, लेकिन जैसे ही मैदानों में आ जाती है गति रुक जाती है, साथ में लाई गई मिट्टी को यहां पर बिछा दिया जाता है। तो ये जो मिट्टी होगी इस मिट्टी को क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे नंबर 2 पर। फिर तीसरी आ रही है लाल और पीली मिट्टी।
फिर कैसी आ रही है? लाल और पीली मिट्टी। अब लाल और पीली मिट्टी, ये भला कैसी मिट्टी? ये कलर के आधार पर, मैंने कहा ना रंग के आधार पर हम लोगों ने मिट्टियों का विभाजन किया है। तो रंग के आधार पर मिट्टियों का विभाजन किया है। तो यहां देखो पूर्वी क्षेत्र, भारत का पूर्वी क्षेत्र, इधर हम बात करें तो ये भी हमारा पूर्वी तट वाला क्षेत्र, और कुछ ये पश्चिमी घाट, कुछ ये पश्चिमी घाट, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? ये वाला क्षेत्र बिछा होगा लाल और पीली मिट्टी का। ये किसका है? लाल और पीली मिट्टी का। उसके बाद में आ जाती है काली मिट्टी। उसके बाद में कौन सी मिट्टी आ जाती है? उसके बाद में आ जाती है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी कहां है? ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र हो गया काली मिट्टी वाला क्षेत्र। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो प्यारों, आप लोगों ने जो दक्षिण का पठार पढ़ा था, आप लोगों ने जो दक्षिण का पठार पढ़ा था, उस दक्षिण के पठार का निर्माण कैसे हुआ? वो दक्षिण का पठार बना कैसे? क्या कोई जवाब दे सकता है? दक्षिण का पठार कैसे बना? उस दक्षिण के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? वो पठारी भाग आया कैसे? तो उस पठारी भाग के बारे में बात करें तो पठारी भाग जो था, वो पठारी भाग ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और ज्वालामुखी का जो लावा था वो लावा ठंडा होकर जम गया। वो लावा ठंडा होकर जम गया, और लावा जब ठंडा होकर जमा तो कठोर हो गया। जमने के बाद में तो चीज क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। अब जब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो आप देखते हो कि उस ज्वालामुखी से कई प्रकार की राख और जो जली हुई वस्तु है वो उसके अंदर से निकली थी। तो यहां जो मिट्टी होगी, उस मिट्टी का रंग कैसा होगा? उस मिट्टी का रंग होगा काला। उस मिट्टी का रंग कैसा होगा? उस मिट्टी का रंग होगा काला। वेरी गुड। कई सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से। बिल्कुल सही है। ये जो ज्वालामुखी जवाब दे रहे हो उनके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि उनका उत्तर जवाब बिल्कुल सही था। और ज्वालामुखी से बनी हुई है ये मिट्टी। अब देखो, एक साथ 3 सवाल सही कर लेते हैं। प्रश्न चीज एक समझ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो 3 का उत्तर हम एक साथ देखेंगे। कैसे? इस दक्षिण के पठार में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। सर्वाधिक खनिज पूछ लिए जाए हम लोगों से, कहां पाए जाते हैं? तो इस पठारी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्लियर हो गया। दूसरा हम बात करें तो यहां पर जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी है? तो मिट्टी है काली मिट्टी। मिट्टी कैसी है? तो मिट्टी है काली मिट्टी। और तीसरी बात, ये मिट्टी किससे बनी है? तो ये मिट्टी बनी है ज्वालामुखी विस्फोट से। इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? इस मिट्टी का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के विस्फोट से। ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में जो लावा था वो लावा ठंडा होकर जम गया और मिट्टी बन गई काली मिट्टी। उसके बाद में आ जाती है लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद में आ जाती है लेटेराइट मिट्टी। सर, ये लाल काली पीली तो हमको समझ में आ रहा है, हम जान लेंगे, लेकिन ये लेटेराइट चीज क्या है? ये लेटेराइट क्या है? ये लेटेराइट नाम कैसा आ गया? ये कौन सा कलर हो गया? पर्वती भी हमको समझ में आ गई थी, जलोढ़ भी हमको समझ में आ गई, लाल पीली भी हम समझ गए और काली भी हम समझ गए, लेकिन ये लेटेराइट भला ये क्या चीज है? ये नई भला आ गई हमारे पास में। लेटेराइट है क्या? तो लेटेराइट के बारे में बात करें तो ध्यान रखना लाडलो, ये लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें एक शब्द आ रहा है लेटर। इसमें एक शब्द आ रहा है लेटर, और लेटर शब्द जो है, उस लेटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और इस लेटर शब्द का अर्थ क्या होता है? इस लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट। इस लेटर शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है ईंट। अब ईंट का आकार, इस ईंट का कलर कैसा होता है? आप लोगों ने देखा होगा ईंट का दाना भी जो होता है वो मोटा मोटा होता है और थोड़ा लाल लाल रेडिश कलर में होता है। तो यहां लाल लाल ईंट के आकार के, ईंट के रंग के जैसी मिट्टी होगी, उस मिट्टी को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा लेटेराइट। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा लेटेराइट। और फिर आ जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। फिर कौन सी आ जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी। मैं अभी यहां पर एक जने का कमेंट्स देख रहा था, मुझसे पूछ रहा था, सर राजस्थान में कैसे मिट्टी पाई जाती है? तो लाडले राजस्थान की, देखो वैसे तो मुख्य रूप से देखें तो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र कौन सा है? ये हमारा राजस्थान का क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा हो गया? राजस्थान का क्षेत्र हो गया। अब इसमें आपको सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी नजर आ रही है? सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर हम देखें तो लगभग 50% क्षेत्र के अंदर मरुस्थल का विस्तार है, और उस क्षेत्र के अंदर मिट्टी, वो मिट्टी कैसी है? वो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। वो मिट्टी कैसी है? वो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। तो यहां जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोई आपत्ति नहीं इसके अंदर, तो मरुस्थलीय के अंदर मरुस्थल को तो बहुत ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी, जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर
मुकेश चौटिया, बड़ी रिश्तेदारी निकालने की पड़ी इसको। लोगों को पूछ रहा है आप कहां से हो, आप कहां से हो, क्यों अपने घर बुलाएगा क्या भाई? तू जहां से वहां का तू रहे, जो जहां से वो वहां है, तुझे बस देखना है और पढ़ना है, पढ़ते जाओ और अपना जो काम है वो काम साथ साथ में लिखने का है, वो लिखने का काम कर। तो कहां का है भाई, तेरे को क्या राखी बंधवानी, तो कहां का क्या मतलब तुझे? तो अपना पढ़ना, अपना ध्यान दे आराम से। तो ध्यान देना इधर, ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है, ये मरुस्थलीय मिट्टी कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? इस मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी कहां पाई जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी जो क्षेत्र मरुस्थलीय है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहां पर रेगिस्तान है, जहां मिट्टी के धोरे टीले, वो कौन सा क्षेत्र है? वो राजस्थान वाला क्षेत्र है। तो राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई गई? तो राजस्थान के क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी पाई गई वो है मरुस्थलीय मिट्टी। तो लाडलो, जहां तक मुझे जानकारी है, अब आप कभी भी भूलोगे नहीं। ये जो मिट्टियां हैं, इन मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो दनादन आप क्या कर दोगे? इनके उत्तर दे दोगे और आराम से आप इनको समझा दोगे कि नहीं दोगे? पूछ लिया जाए पर्वतीय मिट्टी जो हिमालय वाला क्षेत्र है, उसके बाद में जलोढ़ मिट्टी जो मैदानी क्षेत्र है, काली मिट्टी जो पठारी क्षेत्र है, लाल और पीली मिट्टी इधर हम देखें तो ये पूर्वी क्षेत्र और साथ साथ में ये पश्चिमी घाट, मरुस्थल वाले क्षेत्र के अंदर मरुस्थलीय मिट्टी, और पीछे आ जाती है हमारी लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी देखो कहां कहां पाई जाएगी? कुछ कुछ क्षेत्र, जैसे हम लोगों ने देखा ये वाला क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा समुद्र के किनारे वाला इधर पूर्वी पश्चिमी घाट, तो ये जो भाग है, यहां इस भाग के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है? इस भाग के अंदर पाई जा रही है ये लैटेराइट मिट्टी, ये लैटेराइट मिट्टी। क्लियर? आओ एक एक मिट्टियों के बारे में बात हम कर लेते हैं, एक एक मिट्टियों को अच्छे से जान लेते हैं, एक एक मिट्टियों के बारे में हम अच्छे से पहचान कर लेते हैं, कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है देख लेते हैं। आओ सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आ रही है जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले कौन सी मिट्टी आ रही है? जलोढ़ मिट्टी। अब इस जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोगों को एक बात बता दें, क्या बात देखनी है हमको जलोढ़ मिट्टी के अंदर? तो ये सबसे उपजाऊ, ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये सर्वाधिक उत्पाद फसलों के लिए उपयोगी मिट्टी है। क्यों भैया ये उपयोगी क्यों है? ऐसा इसमें क्या है जो ये सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी के रूप में मानी जाती है? तो बताया जाता है कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कौन कौन से गुण होते हैं? तो मिट्टी के अंदर पोटाश की मात्रा ज्यादा है, इस मिट्टी के अंदर फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, और ये मिट्टी चूना से युक्त होती है, इसलिए ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। अच्छा, ये मिट्टी कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यहां इस मिट्टी के क्षेत्रों की बात करें, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर ये मिट्टी पाई जाएगी? तो मुख्य रूप से अब देखो, अभी हम लोगों ने बात की थी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, नदियों द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? नदियों से होता है। अब नदियों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, तो नदी कौन कौन सी भारत के मुख्य रूप से है? वैसे तो नदियां कई सारी है और सारी नदियां मुख्य है, लेकिन नदी तंत्र की बात करें, नदी देवेंद्र ढाका, खुश रहो बेटा, मौज करो, मैंने तेरा प्रणाम पहले कमेंट्स में स्वीकार कर लिया है, ठीक है? तो ध्यान देना इधर। तो यहां हम लोग देखें जलोढ़ मिट्टी जो है, उस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों से होता है। वेरी गुड, गीता विष्णु ने बिल्कुल सही कमेंट्स किया है और एकदम सही उत्तर दिया है, एकदम सही है बेटा। मुख्य रूप से हमारे यहां पर 3 प्रकार की नदियां, कौन कौन सी नदियां? एक तो सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो क्षेत्र है, इनकी जो सहायक नदियों वाला क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो यहां पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी। अब ये तो हुई उत्तर की बात, तो क्या दक्षिण के अंदर
क्या दक्षिण के अंदर नदियां नहीं बहती? बहती है। दक्षिण के अंदर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये सारी नदियां भी तो बहती है। तो यहां कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदियों का जो क्षेत्र है, और ये नदियां जब समुद्र में गिरती है उससे पहले डेल्टा बनाती है। तो यहां जब डेल्टा का निर्माण करती है तो वहां उस क्षेत्र के अंदर भी कौन सी मिट्टियां पाई जाएगी? ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अब देखो, अब जैसे जैसे ये पर्वत से आ रही है, ये मिट्टियां क्या होती है? पर्वत से आती है। अब पर्वत से आएगी तो इन नदियों के द्वारा एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को देखिएगा, उसको समझिएगा, ठीक है। ये मान लिया कि हमारा हो गया है पहाड़, हिमालय पर्वत, ठीक है। मुख्य रूप से हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा हिमालय पर्वत। अब इस हिमालय पर्वत के अंदर निकल रही है हमारी नदियां, ठीक है। ये नदी आ रही है, ये हो गई नदी। अब देखो इस बात को समझो, अब इस बात को समझो। अब नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर आई है, तो ऐसे में जैसे ही पर्वतों से नीचे उतरी, और पर्वतों से नीचे उतरने के बाद यहां पर ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा तलहटी। ये पहाड़ की क्या है? तलहटी वाला क्षेत्र है। तो अब जब ये पहाड़ की तलहटी वाले क्षेत्र के अंदर आती है, ये पर्वत हो गया, ये क्या हो गया? ये तो हो गया पर्वत। अब आप में से कई सारे लोगों को समझाने के लिए नाम भी लिख देते हैं नदी, ये हो गई नदी। अब पर्वत की तलहटी, तलहटी किसको बोलेंगे? जो एकदम नीचे वाला भाग होता है। तो जैसे ही पर्वत के नीचे तलहटी के अंदर आती है नदी, मैदानी क्षेत्र के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है द्वार, चो या तराई। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है द्वार, उसको कहा जाता है चो, और उसको कहा जाता है तराई। जैसे आप लोगों ने नाम सुना ना हरिद्वार, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा हरिद्वार। तो ये जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है, ये क्या है? ये एक पहाड़ का एकदम नीचे वाला भाग है। वहां नदी आ रही है और मैदान के अंदर प्रवेश कर रही है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को कहा जाता है द्वार। अब इस पूरे की पूरे चीज को एक डायग्राम के माध्यम से समझो। अब देखो, पहाड़ से नदी आ रही, तेज गति से आ रही है, और तेज गति से आ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये अपने साथ में कंकर पत्थर जो थे उन सबको लेकर आ जाती है और यहां ला लाकर इकट्ठा कर देती है, क्योंकि जैसे ही ढाल खत्म हुआ वो कंकर सब आकर क्या होंगे? यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब कंकर इकट्ठे हुए, उन पत्थरों के नीचे से नदी चल रही है, नदी चल रही है, नदी रुकी नहीं है, पत्थरों के नीचे से नदी चल रही है। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है भाबर। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है भाबर। अब बड़े पत्थर तो पीछे रह गए, लेकिन जो छोटे छोटे पत्थर थे, वो छोटे छोटे पत्थर अब आगे की ओर आ गए, वो अभी भी साथ चल रहे हैं। अब छोटे छोटे पत्थर आगे आकर इकट्ठे हो रहे हैं। अब बड़े पत्थरों के नीचे नदी दिखनी क्या हो गई थी? बंद हो गई थी, गायब हो गई थी। नदी आई पर्वत से, मैदान के अंदर उतरी, बड़े बड़े पत्थर आकर वहां इकट्ठे हुए, नदी का पानी उन पत्थरों के नीचे चल रहा है, और ऊपर से दिखनी नदी क्या हो गई है? बंद हो गई है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाबर। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा भाबर। फिर बात करें तो नदी के आगे उन भाबर बड़े पत्थर थे, उन बड़े पत्थरों के आगे नदी चल रही है, अपने साथ में छोटे छोटे कंकर पत्थरों को लेकर चल रही है। तो ऐसे में ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तराई। क्योंकि अब नदी का जल जो था वो यहां दिखना बंद हुआ था, फिर से दिखना प्रारंभ हो गया है। फिर से क्या हो गया है? दिखना प्रारंभ हो गया। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा तराई। लेकिन नदी, अब नदी चल रही है, तो नदी चल रही है और नदी के साथ में जो मिट्टी है वो मिट्टी हर साल लाई जा रही है, और ला लाकर क्या कर रहे हैं? इस क्षेत्र के अंदर बिछाई जा रही है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहां पर हर साल क्या करते हैं? मिट्टी ला लाकर बिछाई जा रही है। हर साल नदी आ रही है, नदी का पानी बढ़ रहा है बरसात के समय, और यहां लाकर मिट्टी बिछा दी जाती है। इसको क्या कहा जाएगा? तो इसके बारे में बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा खादर। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा खादर। ये क्या है? ये है खादर, यानी ये है नया जलोढ़। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, पूरा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन कई कई बार नदी का जो पानी है वो पानी बहुत ज्यादा क्षेत्र के अंदर बढ़ जाता है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई,
और बाढ़ आने में नदी पहुंच गई है यहां इस वाले क्षेत्र के अंदर। नदी का पानी कहां पहुंच गया है? नदी का पानी पहुंच गया पूरे के पूरे इस वाले क्षेत्र के अंदर। अब इस क्षेत्र के अंदर पानी पहुंचा तो पानी के साथ में मिट्टी भी पहुंचेगी। ऐसा तो है नहीं पानी अकेला जाएगा मिट्टी नहीं जाएगी। तो यहां नदी आ रही है। अब यहां हर साल तो नहीं आएगी, यह घटना तो कई सालों बाद घटेगी। नदी चल रही थी अपना रास्ता, बरसात हुई, नदी का पानी यहां तक आ गया, नदी वापस अपने रास्ते में आ गई, तो यहां तक ये वाला क्षेत्र हर साल पानी से ढकेगा, वापस पानी उतर जाएगा, मिट्टी बिछा दी जाएगी, यानी यहां प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती रहेगी। इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा? हर साल नई मिट्टी आती रहेगी, और यहां हर साल जो नई मिट्टी आएगी उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा खादर। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र देखें, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर क्या घटना घट रही है? तो इस क्षेत्र के अंदर बताया गया है कि नदी के अंदर इस बार आ गई है बहुत तेज बाढ़, और बहुत तेज बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी जो था वो बाढ़ का पानी क्या हो गया? बहुत ज्यादा बाहर निकल गया, और बाहर निकलकर पहुंच गया है यहां इस क्षेत्र तक। कहां तक पहुंच गया पानी? यहां तक पहुंच गया है। अब बाढ़ का पानी उतरा, बरसात खत्म हुई, नदी वापस अपने मुख्य रास्ते के अंदर आ जाती है। यहां पर नदी के द्वारा मिट्टी बिछा दी गई है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बांगर। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बांगर। बांगर का मतलब क्या होगा? बांगर का मतलब होगा पुराना जलोढ़, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब यहां एक साल हो गए, कई साल से ज्यादा बढ़ गए, लेकिन मिट्टी का पानी जो था वो पानी वहीं का वहीं था। मिट्टी, पानी तो नीचे उतर गया लेकिन मिट्टी वहीं की वहीं रहेगी। तो ये मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लेकिन अब कैसी हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। तो इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे बांगर। खादर और बांगर, क्लियर? तो खादर और बांगर की परिभाषा हम लोगों से पूछ ली जाए, क्या होती है खादर, क्या होती है बांगर? तो आओ देख लेते हैं। नदियों द्वारा बाढ़ के समय दूर क्षेत्रों में बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी, जहां पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पुराना जलोढ़, उसे हम कहेंगे बांगर। फिर बात करें खादर किसको कहा जाता है, तो खादर की परिभाषा देखें तो बताया जाता है प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाएगी? हर साल जहां पर नदी का पानी जाता है और मिट्टी बिछा दी जाती है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा खादर। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा खादर। क्लियर? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे खादर। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी कौन सी फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? ये कौन सी फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? तो ध्यान रखना, यहां जब फसलों की बात करें तो इसमें गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य जितने भी प्रकार के अनाज और दलहन हैं, वो अनाज और दलहन इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक उगाया जा सकता है। गन्ना उगाया जा सकता है, चावल उगाया जा सकता है, गेहूं और जितने भी प्रकार है, यानी ये जो मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ है, और सभी जितने भी प्रकार की फसलें होगी उन सभी फसलों के लिए क्या है? ये काम की होती है। तो ये तो हो गई हमारी जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद फिर हम देखें तो हमारे दूसरे नंबर पे आती है काली मिट्टी। ये काली मिट्टी किससे बनी है? ये काली मिट्टी कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? तो काली मिट्टी के बारे में हम बात करें, अभी देखो हम लोगों ने कुछ क्षेत्रों के बारे में बात की थी जहां पर पठार वाला क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी कैसी होगी? काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी होगी। आपने अपने खेतों के अंदर तालाब देख रखा है ना? देखा कि नहीं देखा तालाब? किस किस ने तालाब देखा है? फटाफट बताना, किस किस ने तालाब देख रखा है? और तालाब के अंदर ऐसी मिट्टी भी देख रखी होगी, और उस मिट्टी से कई सारे बच्चों ने खिलौने भी बनाए होंगे।
तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तालाब से वो जो काली मिट्टी थी उस काली मिट्टी से खिलौने बनाने का कार्य किया है? बता दो एक बार कमेंट्स करके। किस किस ने काली मिट्टी देख रखी है और उस तालाब की काली मिट्टी से खिलौने भी बनाए हैं खूब बचपन के अंदर? कभी ट्रैक्टर बनाते थे, कभी टोली बनाते थे, कई प्रकार का पूरा किचन का जो सामान था बहनों के लिए वो भी बना बनाकर उनको दिया करते थे। कई गुड़िया बनाते थे, कई गुड्डे बनाते थे, ये सब बनाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो काली मिट्टी थी, इस काली मिट्टी से क्या करते थे? खिलौने बनाने का कार्य। और वो ट्रैक्टर भी वहां हकीकत का जो ट्रैक्टर होता उससे ज्यादा प्यारा लगता था। क्या उस समय टेक्नोलॉजी थी बच्चों के पास? अब तो मोबाइल से भी ऊपर नहीं आते, है ना? तो ध्यान रखना ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी के बारे में बात करें तो काली मिट्टी किससे निर्मित है? तो बताया गया ये है ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है। किससे बनी है? ज्वालामुखी का जो लावा है उस ज्वालामुखी के लावे से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख ली। काली मिट्टी किससे बनी है? ज्वालामुखी के लावे से बनी है। इस मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और किसकी इसमें कमी देखी जाती है? तो बताया जाता है इसके अंदर कैल्शियम खूब है, कार्बोनेटेड खूब है, मैग्नीशियम खूब है और पोटास और चूना खूब है। ये तो सब इस मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ये सब इस मिट्टी में पाए जाते हैं। सर नाडी में भी होती है? हाँ बिल्कुल जी, नाडी में भी होती है। ठीक है, तालाब और नाडी एक ही चीज है। तालाब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नाडी थोड़ा उससे छोटा रूप हो जाएगा। तो ध्यान देना, कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना युक्त ये तो सब काली मिट्टी के अंदर होते हैं, लेकिन जो फास्फोरस है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। फास्फोरस की होती है इसके अंदर कमी। फास्फोरस की क्या होती है? इसके अंदर कमी होती है। फिर बताया जाता है ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर नमी अधिक समय तक रहती है। यह कैसी होती है? चिकनी होती है, एक बात। फिर दूसरी बात बताई गई है, इसमें अधिक समय तक नमी बनी रहती है। अधिक समय तक इसके अंदर क्या होता है? नमी बनी रहती है, नमी रहती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर ऐसे हमारी बरसात हो तो मिट्टी थोड़ी देर बाद में क्या हो जाती है? सूख जाती है। लेकिन काली मिट्टी से जो खिलौने बनाए जाते थे वो 2-2 दिन तक धूप में रखते थे, लेकिन उसके बाद में भी हल्का सा उसके अंदर गीला गीला सा रह जाता था, क्योंकि उसके अंदर नमी की मात्रा ज्यादा समय, वो नमी पानी को क्या करती है? अधिक समय तक सोख कर रख सकती है। अधिक समय तक क्या कर सकती है? सोख कर रख सकती। नमी की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है काली मिट्टी के अंदर। अब कौन कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? मुख्य रूप से हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? तो मुख्य रूप से हम देखें तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, दक्षिण के पठार की बात की ना, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो पठारी क्षेत्र है उस पठारी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ दक्षिण के अंदर गोदावरी और कृष्णा नदियों का जो क्षेत्र है, उस गोदावरी और कृष्ण नदियों के क्षेत्र तक दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर भी ये काली मिट्टी पाई जाती है। इस काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? इस काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी का सर मटके भी काली मिट्टी से बनाए जाते हैं। वेरी गुड। तो ध्यान रखना, इस काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी का जो अन्य नाम है, काली मिट्टी को रेगर मृदा कहा जाता है। इसका और दूसरा नाम क्या है? इसको कहा जाता है रेगर मिट्टी। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेगर मिट्टी। अब ध्यान देना, अब इस मिट्टी में एक ऐसी फसल है बहुत ज्यादा उगती है, बहुत ज्यादा उगती है। वो कौन सी फसल है जो इसमें सर्वाधिक उगती है? कौन सी फसल होगी? इसके अंदर सबसे ज्यादा जो फसल है वो उगती है कपास। कौन सी फसल होगी? कपास। तो बताया जाता है यह फसल, यह मिट्टी
कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, सर्वाधिक उपयोगी होती है, सबसे अधिक उपयोगी होती है। अब देखो, सबसे अधिक जो कपास है, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं तो सामने घुमा तब तक तो कमेंट्स की बौछार आ गई, कपास 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 कपास। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इसको रेगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग काला होता है और काला होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको रेगर कहा जाएगा। अब देखो सुनो, ये मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है। इसको और क्या कहा गया है? इसको कहा गया है काली कपासी मिट्टी। इसको और क्या कहा गया है? इसको कहा गया है काली कपासी मिट्टी। तो इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये किसके लिए उपयोगी है? कपास की फसल के लिए उपयोगी है। अब एक बात और, इसकी बड़ी विचित्र बात है। कैसे विचित्र बात है? वैसे तो हम लोग देखते हैं कि खेतों के अंदर जब जुताई का काम होता है, वो जुताई का काम कब होता है? बरसात के बाद, है ना। खेत को जोतते कब है? कब हल चलाया जाता है? एक बार बरसात हो जाए, उस बरसात के बाद में फिर क्या कर दिया जाता है? अनाज बोने का काम कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि जहां पर ये काली मिट्टी है, उन क्षेत्रों में बरसात आने से पहले, बरसात होने से पहले खेत को जोत दिया जाता है। क्यों भैया? पहले क्यों जोता जाता है? पहले जोतने के पीछे क्या कारण है? हम लोगों ने तो यही देखा, यही पढ़ा, यही सुना, और कि भाई बरसात हो गई एक बार, उसके बाद में फिर क्या करते हैं? हल चलाते हैं और अनाज उसके अंदर डालकर बो देते हैं। लेकिन यहां बरसात से पहले बोया जाता है, बरसात से पहले बोया जाता है। तो बरसात से पहले क्यों बोया जाता है? क्योंकि जो मिट्टी है, वो मिट्टी कैसी है? चिपचिपी है। मिट्टी कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। बारिश का पानी आया और बारिश का पानी आते पूरी की पूरी हो जाएगी चिपचिपी, और पूरी की पूरी चिपचिपी हो जाएगी। इसलिए बरसात होने से पहले क्या करते हैं? इसको बो देते हैं, इसके अंदर फसल उगाने का कार्य हो जाता है, ताकि फिर बाद में हल चलाने में समस्या ना हो। क्योंकि फिर तो हल चला नहीं सकते, फिर तो हल उसमें चलेगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं? पहले इस मिट्टी को बो दिया जाता है, पहले से इस मिट्टी को बो दिया जाता है, ताकि उसमें आराम से खेती की जा सके। बाद में तो होगी नहीं, क्योंकि मिट्टी कैसी हो जाएगी? चिपचिपी हो जाएगी। सर्वाधिक नमी को धारण करने की जो क्षमता है, सबसे अधिक पानी को रोकने की जो क्षमता है, वो सबसे अधिक पानी को रोकने की क्षमता भी किस मिट्टी में है? इसी काली मिट्टी में। ये पानी को बहुत ज्यादा समय तक धारण करके रख सकती है, बहुत अधिक समय तक। और सबसे कम किसमें है? मरुस्थलीय में। सबसे कम किसमें? मरुस्थल में। एक काली मिट्टी भी लो और साथ में एक मरुस्थलीय मिट्टी भी रखो। काली मिट्टी के अंदर अगर आपने एक बाल्टी पानी डाला तो पानी पड़ा रहेगा, जाएगा नहीं, दिखेगा आपको पानी। और मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर आप लोगों ने पानी डाला तो पानी कहां डाला और कहां गया कुछ पता नहीं चलेगा। हाथों हाथों मिट्टी क्या होगी? पानी सोख जाएगी। लेकिन ये पानी सोखती नहीं, इसके अंदर पानी पड़ा रहेगा। ठीक है, पानी पड़ा रहेगा। इसलिए यहां पर इसको क्या करते हैं? पहले से ही उगा दिया जाता है। फिर हम बात करें तो हमारे पास में जो मिट्टी आ रही, वो आ रही है लाल और पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी आ रही है? हमारे पास में आ रही है लाल और पीली मिट्टी। अब ये लाल और पीली मिट्टी आ रही है, ये कहां है? कौन क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? ये कैसे बनती है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो हम बात करें, लाल मिट्टी जो है, दक्षिण का जो पठार है, उस दक्षिण के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से के अंदर। कहां कहां? पूर्वी और दक्षिणी हिस्से के अंदर, जहां पर एक तो बरसात कम होती हो, एक बरसात कम होती हो, और दूसरी वहां पर रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती हो। दो चीजें। ये चट्टानें कहां पाई जाएगी? ये पाई जाएगी दक्षिण का जो पठार है, उस दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र में। ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिण के पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में। कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? तो बताया जाता है ये पाई जाती है रवेदार आग्नेय चट्टानों वाले क्षेत्र में। अब देखो, ये रवेदार आग्नेय चट्टान क्या होती है? किसको बोलते हैं रवेदार आग्नेय चट्टान? रवे का मतलब क्या हो गया? अलग अलग रवे, रेशे, परत,
अलग अलग रवे, रेशे या परत। और आग्नेय का मतलब क्या है? 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो यहां आग्नेय यानी पृथ्वी के अंदर ताप से, यानी अग्नि, ताप यानी अग्नि, उस अग्नि से, ताप से जिस चट्टानों का निर्माण हुआ वो चट्टानें क्या कहलाएगी? वो चट्टानें कहलाएगी आग्नेय चट्टान। वो चट्टानें क्या कहलाएगी? आग्नेय चट्टान। एक बात को यहां पर थोड़ा सा समझना, मेरी बात को थोड़ा सा यहां पर समझना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। आपने आग को देखा है ना? आग दिखने में कैसी होती है? हल्की हल्की लाल लाल भी दिखती है और पीली पीली भी दिखती है। आग कैसे दिखती है? लाल भी दिखती है और पीली भी दिखती है। तो ये जो लाल और पीली मिट्टी, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है इस आग्नेय चट्टान से। आग कैसी है? आग लाल भी है और आग पीली भी है। तो आग्नेय चट्टान कैसे बनी है? आग्नेय चट्टान बनी है लाल और पीली मिट्टी किससे बनी है? तो लाल और पीली मिट्टी बनी है इस आग्नेय चट्टान से। और इसका आग का रंग कैसा होता है? तो आग का रंग होता है लाल और पीला। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? तो अब हम देखें तो दक्षिण का जो पठार है, उस दक्षिण के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से के अंदर जो रवेदार आग्नेय चट्टान है, उस रवेदार आग्नेय चट्टान वाले क्षेत्र के अंदर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? फिर हम देखें कौन कौन से क्षेत्र हो गए भाई ये पूर्वी और दक्षिणी। तो उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का जो मैदानी भाग है, उस मैदानी भाग के दक्षिणी वाला क्षेत्र के अंदर ये पूरा का पूरा लाल और पीली मिट्टी वाला क्षेत्र रहता है। ये कौन क्षेत्र रहेगा? लाल और पीली मिट्टी वाला क्षेत्र रहेगा। अब देखो इसका रंग लाल क्यों है और इसका रंग पीला क्यों है? क्यों इसका रंग पीला नजर आता है और क्यों इसका रंग लाल नजर आता है? तो इस लाल पीले को भी हम समझ लेते हैं। लाल और पीला दिखने के पीछे कारण क्या है? क्यों इसमें लाल और पीला हम लोगों को रंग नजर आता है? तो सबसे पहले लाल रंग देखें तो बताया गया है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अंदर एक धातु पाई जाती है, एक धातु के अंश पाए जाते हैं। कौन से? लोहे धातु। कौन सी धातु पाई जाती है? लोह धातु पाई जाती है। और उस लोह धातु के कारण ही, उस लोह धातु के कारण ही इसका रंग कैसा नजर आता है? लाल रंग। इसका रंग कैसा नजर आएगा? इसका रंग आएगा लाल रंग नजर हमको। क्यों? क्योंकि इन आग्नेय चट्टानों में कौन सा रंग नजर आया? लाल रंग नजर आया। और लाल रंग नजर आने के कारण इनका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। क्लियर? लोहांश की अधिकता के कारण, लोहे की अधिक मात्रा के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। अब पीला कैसे हो गया? जैसे लाल हम लोगों ने पढ़ा लोहे के कारण हुआ, अब पीला कैसे हो गया? तो पीला देखें तो पीला हो रहा है जल योजन के कारण। पीला क्या होता है? जल योजन के कारण। सर ये जल योजन क्या होता है? सर ये जल योजन क्या होता है? किसको कहा जाएगा जल योजन? आइए इस जल योजन को भी हम देख लेते हैं, इसके बारे में भी हमारी कोई शंका हो उसका भी साथ साथ समाधान कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, जल योजन किसको कहा जाएगा? जब जल किसी अन्य धातु के साथ में मिलकर रासायनिक क्रिया करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जल योजन। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा जल योजन। अब आप कहोगे सर यहां तो मिट्टी है, धातु है ही नहीं, तो किसके साथ में ये मिलेगा और रासायनिक क्रिया करेगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु के अंश पाए जाते हैं? लोहे के अंश। और जब बरसात का पानी आता है और उस लोहे के अंश के साथ में जब पानी मिलता है तो रासायनिक क्रिया करता है, जल योजन होता है। और उसी जल योजन से इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? इस मिट्टी का रंग हो जाता है पीला। लाल रंग लोहे की मात्रा के कारण, और लोहे के साथ में जब पानी मिलता है तो पानी मिलने से जल मिलेगा और जल क्या करेगा? उसके साथ में रासायनिक क्रिया करेगा और रासायनिक क्रिया करने से रंग कैसा हो गया है? तो रंग हो गया है पीला। इसका रंग कैसा हो गया है? इसका रंग हो गया है पीला। रंग किस प्रकार से हो गया? रंग हो गया है इसका पीला। फिर हम देखें तो हमारे पास में आ रही है लेटेराइट मिट्टी। अब देखो, अभी कई लोग कमेंट्स भी करते हैं सर ये लेटेराइट मिट्टी जब लाल रंग की होती है, ईंट के जैसी होती है ना, तो फिर इस लेटेराइट मिट्टी को इस लाल मिट्टी के साथ में रख देते ना, इस लाल मिट्टी के साथ में रख देते, इसको अलग रखने से कहां आवश्यकता पड़ी? तो लाल मिट्टी के साथ में न रखकर लेटेराइट को अलग क्यों रखा है, मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो ध्यान रखना, यहां जो लेटेराइट मिट्टी है, इसको लाल मिट्टी के साथ में न रखकर अलग क्यों रखा है? मैंने आप लोगों को बताया था प्रारंभ के अंदर, गुण के आधार पर और रंग के आधार पर। ठीक है, रंग तो हम देखें तो लगभग इनका मिलता, पूरा तो नहीं मिलता है,
थोड़ा थोड़ा इनका मिलता है, क्योंकि ईंट का रंग पूरा लाल नहीं, एक ऑरेंज ऑरेंज टाइप थोड़ा सा अलग सा रंग होता है ईंट का, और लाल रंग देखें तो लाल रंग एकदम अलग रंग होता है। तो ध्यान देना, यहां ये जो लैटेराइट मिट्टी है, उस लैटेराइट मिट्टी के जो कण होंगे वो लाल मिट्टी से क्या होंगे, बड़े होंगे, तो इसकी विशेषता में आएंगे तो अलग प्रकार की हो जाएगी। साथ ही साथ वो लाल और पीली तो फिर भी उपजाऊ होती है, लेकिन लैटेराइट जो है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है। ये केवल और केवल किसके लिए उपजाऊ है, काजू के लिए। काजू की जो फसल है वो काजू की फसल इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए इस लैटेराइट को क्या किया है, अलग रखा है। इसलिए इस लैटेराइट को क्या किया है, अलग रखा है, अलग रखा है। और अलग से इस लैटेराइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो लैटेराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, और लेटर शब्द से बना है। लेटर का अर्थ क्या होता है, यहां लेटर का अर्थ देखें तो लेटर का अर्थ होता है ईंट। लेटर का अर्थ क्या होता है, ईंट। लेटर का मतलब ये नहीं संदेशा जाल जिसमें हम लोग लेटर लिखकर किसी को भेजते हैं, है ना, वो लेटर नहीं। तो ये क्या, कौन सा लेटर है, ये लेटर है ईंट। किसको कहा गया यहां पर लेटर, ईंट। ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ईंट। अब इस मिट्टी के अंदर जलोढ़ मिट्टी जो थी उसमें तो जीवाश्म ज्यादा थे, हुमस ज्यादा थी, लेकिन इसके अंदर हुमस की मात्रा बहुत कम है। जीवाश्म की मात्रा जो है इसमें बहुत कम पाई जाती, इसमें अधिक जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती। यहां जो हुमस आए ना, ये हुमस क्या है, तो यहां पर देखें तो ये है जीवाश्म, यानी पेड़ पौधे और जीवों के अंश। ये क्या है, पेड़ पौधे और जीवों के अंश। तो पेड़ पौधे और जीवों के अंश इसमें हमको ज्यादा नजर नहीं आते हैं। पेड़ पौधे और जीवों के अंश इसमें हम लोगों को कम नजर आते हैं, इसलिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो क्या कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंदर। विशेष रूप से कौन क्षेत्र के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र के अंदर। वेरी गुड। गीता विष्णु कह रही है लैटेराइट मिट्टी का पीएच। पीएच क्या है, मिट्टी का एक मान होता है, वो पीएच कितना है, 6। इसका पीएच कितना है, 6। मिट्टी की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है, पीएच के अंदर मापा जाता है। तो लैटेराइट मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसका पीएच कितना होता है, 6 होता है। बिल्कुल सही है। फिर इसके अंदर देखें तो मुख्य रूप से यहां पर कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो लैटेराइट मिट्टी के अंदर देखो चाय और कॉफी के अलावा जो काजू की फसल है, वो काजू की फसल इसके अंदर बहुत ज्यादा उगाई जा सकती है। ये चाय के लिए अच्छी है, ये कॉफी के लिए अच्छी है और ये काजू के लिए अच्छी है। तो अगर इसमें कोई फसल उगानी होती है तो कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो इसमें उगाई जा सकती है चाय, कॉफी और काजू। कौन सी फसल को उत्पादन किया जा सकता है, तो इसमें उगाया जा सकता है चाय, कॉफी और काजू को। चाय, कॉफी और काजू की फसल इस लैटेराइट मिट्टी के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर उत्पादित किया जा सकता है। उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। कौन सी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। अब लैटेराइट मिट्टी के अंदर 2-3 बातें हैं, वो आप याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, तो लैटेराइट मिट्टी के अंदर हम याद रखें तो सबसे पहले ये क्या है, तो बताया गया लैटेराइट शब्द जो है वो लैटेराइट शब्द बना है लेटर शब्द से। लेटर शब्द किस भाषा से बना है, यूनानी भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट। ईंट का आकार, ईंट का रंग जैसा होता है, तो ईंट के रंग के जैसे के जैसे ये मिट्टी होती है। क्लियर। इसके दाने कैसे होते, मिट्टी का जो रूप होता है, इसकी मिट्टी के कण कैसे होते हैं, इसकी मिट्टी के कण होते हैं मोटे मोटे, एकदम महीन बारीक नहीं होती। इसके रंग, इसके आकार कैसा होता है, इसका आकार होगा बड़ा बड़ा, मोटे मोटा होगा। फिर बात करें, जीवाश्म की मात्रा इसमें कम है, जीवों के अंश जो इसके अंदर कम है। फिर उसके बाद करें कौन कौन से क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी फसल के लिए उपयोगी, चाय, कॉफी और काजू के लिए जो लैटेराइट मिट्टी है वो लैटेराइट मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। वहां पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर इनकी खेती की जा सकती है, इस लैटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र के अंदर। अब देखो, अब पीछे एक मिट्टी बच गई है। कौन सी मिट्टी के बारे में बात करनी, अब हम लोगों को मुख्य रूप से बात करनी इस मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। वैसे पर्वतीय और वन मिट्टी भी बाकी पड़ी है, लेकिन पहले हम लोग किस मिट्टी के बारे में बात करेंगे, पहले बात करेंगे इस मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। ये मरुस्थलीय मिट्टी कहां पाई जाती है, कहां पाई जाती है, बताओ फटाफट। कौन से क्षेत्र के अंदर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कौन क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। फटाफट कमेंट्स करो और कमेंट्स करके बता दो। बताओ कौन से क्षेत्र में
ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। देखते हैं किसके सही आएंगे, कौन सा जो बंदा है वो एकदम सही जवाब देगा। सबसे पहले वेरी गुड, ऋषि कुमावत ने सही दिया है, राजस्थान। यानी जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, वेरी गुड वेरी गुड, कई सारे बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राजस्थान राजस्थान, एकदम सही, 100% सही। अब ध्यान देना, ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? अब इस मिट्टी के रंग के बारे में बात करें तो इसका रंग लाल भी होता है, भूरा भी होता है। ये कैसी होती है? लाल और भूरी दोनों प्रकार की हम लोगों को नजर आती है। ये कैसी मिट्टी है? तो बताया गया है मरुस्थलीय मिट्टी लाल व भूरी होती है। कैसी होती है? लाल व भूरी होती है। साथ ही मिट्टी कैसी है? तो बताया गया ये मिट्टी जो है ये है रेतीली व लवणीय। कैसी मिट्टी है? रेतीली है, और रेतीली के साथ साथ में कैसी है? लवणीय। लवणीय का मतलब क्या है? खारापन। लवणीय का मतलब क्या है? खारापन। तो यहां हम बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो रेतीली है। अब आप कहोगे सर मिट्टी तो रेतीली यहां होती, बिना रेत की मिट्टी कैसे बनेगी? अरे मेरे साथियों, एक मिट्टी तो ऐसी है जिसमें रेत और मिट्टी दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा। यहां मिट्टी के बारे में बात करें तो काली मिट्टी भी मिट्टी है, लेकिन रेत की मिट्टी कैसी? अपने जैसे मिट्टी के धोरे होते हैं, टीले होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो यहां पर रेत, जो उड़ती ज्यादा वो रेत है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? रेत कहलाएगी। जिसको हम आम भाषा के अंदर बोलते हैं ना धूड़, वो धूड़ यहां पर क्या कहलाएगी? रेत कहलाएगी। क्लियर? तो यहां लाल और भूरी रंग, रेतीली है, और लवणीय, लवण के अंश इसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। अब देखो लवणीय यानी इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? नमक की मात्रा इसके अंदर ज्यादा है। अब नमक की मात्रा ज्यादा है तो क्या किया जाए? तो बताया जाता है कि यहां पर जल को वाष्पीकृत करके, जल का जब वाष्पीकरण हो जाता है तो जल के वाष्पीकरण के बाद फिर इस मिट्टी से क्या किया जा सकता है? खाने का जो नमक है वो खाने का नमक बनाया जा सकता है। जल को जब जल डाला, फिर जल क्या हो गया? जल तो पूरा का पूरा सूरज की किरणों के द्वारा वाष्पीकृत होकर उड़ गया। तो यहां मिट्टी के अंदर जो नमक के अंश थे वो ऊपर एक परपट्टी के रूप में या पपड़ी के रूप में आकर क्या हो जाते हैं? बिछ जाते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं? पूरा का पूरा इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर खाने का जो नमक है वो खाने का नमक बनाया जाता है। इसे क्या किया जाता है? इसे खाने का नमक बनाने का कार्य किया जाता है। खाने का नमक बनाने का कार्य कहां खाने का नमक बनता है? तो राजस्थान के अंदर ये जो लवणीय मिट्टी है, कौन सी मिट्टी? ये लवणीय मिट्टी। इस लवणीय मिट्टी वाले क्षेत्र के अंदर क्या होंगे? इस लवणीय मिट्टी वाले क्षेत्र के अंदर बनाए जाएंगे खाने का नमक। अब देखो जैसे जैसे हम इस मिट्टी के नीचे वाले क्षेत्र के अंदर, वेरी गुड, बिल्कुल सही कमेंट से, क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही, एकदम सेरो, एकदम सही कह रहे हो। तो जैसे जैसे इस मिट्टी के अंदर हम गहराई की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी अंदर की तरफ जाएंगे, तो बताया जाता है इसके अंदर कई प्रकार के चूने और कंकर की सतह पाई जाती है, और इसके कारण जो मिट्टी के अंदर जो जल नीचे की तरफ जाता है वो वहां पे जाना रुक जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? स्यंदन अवरुद्ध। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा स्यंदन अवरुद्ध। अब देखो ये क्या है? तो बताया जाता है मरुस्थलीय मृदा के नीचे सतह में चूना तथा कंकर की परतें पाई जाती है, जिससे जल का मार्ग रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अब देखो उसे क्या कहेंगे? जिसे स्यंदन अवरुद्ध कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाएगा? स्यंदन अवरुद्ध कहा जाएगा। जिसे क्या जाएगा? जिसे स्यंदन अवरुद्ध कहा जाएगा। अब देखो ये कहां पाई जाती है?
तो सबसे ज्यादा ये पाई जाती है हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर। कहां पाई जाएगी? राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, उस राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर ये मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी सर्वाधिक पाई जाएगी। ये राजस्थान का मरुस्थल वाला भाग, और उस मरुस्थल वाले भाग के अंदर ये मिट्टी सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। यहां हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर मिट्टी ज्यादा दिखेगी। क्या है? इसमें भी जीवाश्म की मात्रा है वो कम है, इसमें भी ज्यादा जीवाश्म की मात्रा नहीं है। साथ ही साथ जीवाश्म की मात्रा कम है, जल को ज्यादा समय तक ये रोक नहीं सकती है। जल का इसके अंदर जो वाष्पीकरण है, वो जल वाष्पीकरण की दर इसकी मिट्टी की सबसे अधिक है। तो लाडलो, अब समय भी पूरा हो रहा है, और समय पूरा हो रहा है तो हम लोगों को क्लास भी रोकनी पड़ेगी, लेकिन जाते जाते आप लोगों को सुनानी है एक बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज। और वैसे तो आप लोगों को इस न्यूज के बारे में जानकारी है ही, आप लोगों को पता ही है, आप लोग जानते ही हो। हाँ, बिल्कुल फेयरवेल, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्कर्ष के द्वारा एक बहुत विशेष कार्यक्रम आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। अब आप कहोगे सर हम तो यहां पर बने हुए हैं, फिर हमारे लिए कैसे? देखो, एक हमारी एक परंपरा रहती है। क्या परंपरा रहती है कि 12th में आने के बाद जो स्कूली शिक्षा का समय होता है वो पूरा हो जाता है, और फिर कॉलेज की शिक्षा वहां से प्रारंभ। वैसे तो शिक्षा का समय कभी जीवन भर पूरा नहीं होता है, जब तक इंसान जीता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता जाता है। लेकिन स्कूली जो शिक्षा है, वो स्कूली शिक्षा जो है, वो स्कूली शिक्षा 12th के अंदर आने के बाद पूरी हो जाती है, और फिर कॉलेज की पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है, और व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। अन्य कोई अपना नया किसी अलग प्रोफेशन में जाना चाहे, वहां की पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में 12th वालों को फिर स्कूल से दे दी जाती है विदाई। और उत्कर्ष तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जीवन भर आकर पढ़ते रहो, विदाई का तो यहां पे नाम ही नहीं है ना। किसी भी कौन सा भी कोर्स करना, उत्कर्ष तैयार बैठा है। लेकिन फिर भी एक परंपरा थी, कोरोना काल चल रहा है, कई सारे बच्चे स्कूल से इस बार विदाई से वंचित रह गए, तो वो हताश ना हो, वो निराश ना हो, मायूस ना हो, उन लोगों के लिए विशेष 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 सौगात दी जा रही है उत्कर्ष के द्वारा। और उत्कर्ष के द्वारा दी जा रही है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। कब तैयार रहना है? आप लोगों को तैयार रहना है 11 जुलाई के शाम को, यानी आज शनिवार है, कल संडे है, तो कल संडे को शाम को 7 बजे, और शाम को 7 बजे आप भी आइएगा, और आपके साथ साथ में जो आपके और साथी है, उन और साथियों को भी लाइएगा। खूब खूब यहां पर मौज करेंगे, खूब खूब वहां पर मजा आएगा। तो हो जाइएगा तैयार कल शाम के लिए। दीजिए आप मुझे अनुमति। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।